से बस इतनी सी बातें बतानी है कि मैं इनकी राइटिंग का मद्दार रहा हूँ बहुत बड़ा। और उसके बाद इनके वो कॉलम, शॉर्ट स्टोरीज, एडिटोरियल्स वो पढ़ते पढ़ते जब फिल्म के बारे में इन किताबों तक आए तो मुझे थोड़ा सा शुबा हुआ कि इन्होंने ये फाइनली एक जाके पनाह ले ली एक जगह कि हो गया जितना काम क्रिएटिव करना था मुझे, अब जरा रिलैक्स कर लो। तो मैंने कहा ये जो बाकायदा मैगजीन्स में और रसालों में निकलती रहती हैं कहानियां, तो उनको जमा करके एक और किताब आ जाएगी और क्या होने वाला है। लेकिन इनको जब मैंने घूमते हुए देखा जगह जगह जाते हुए तो मुझे शुबा हुआ, क्योंकि मॉडल को घुमा के तो देखा जा सकता है, लेकिन एक ठहरे हुए मॉडल के चारों गिर्द घूमते हुए जब देखा है कि ये परिक्रमा जो कर रही हैं और लोगों से मिल रही हैं, तो फिर उम्मीद हुई थोड़ी कि फिर इस बार कोई बात नहीं पैदा करेंगी। और इतनी सारी बायोग्राफीज जो इस दौरान में आई हैं, और खासतौर पे फिल्म एक्टर्स, फिल्म टेक्नीशियंस, फिल्म स्टार्स, इनके बारे में ये किताब पढ़ते हुए मैंने सरसरी तौर पे देखी है, पूरी नहीं पढ़ी है। एक होता है, एक आदत होती है कि भाई इन्होंने मुझसे भी बात की थी, देखो मैं लिखा क्या है, ठीक लिखा है कि नहीं मेरे लिए। तो सबसे पहले अपने नाम के पेजेस देख लिए मैंने, उसके बाद लगा कि ये ठीक है तो बाकी भी ठीक होगा। और तो लेकिन एक चीज जो महसूस हुई इस किताब की खूबी में वो ये है कि ये सीधा साधा वो एक क्रोनोलॉजिकल और वो अंदाज जो हमारे यहाँ बायोग्राफी लिखने का बन गया है कि आप कहाँ पैदा हुए, आप कब पैदा हुए और आप क्यों पैदा हुए, ये सारे सवाल उसमें आते हैं, इनके जवाब दीजिए। तो ये उससे हटके एक वाकई वो लिटरेरी फ्लेवर मुझे इनकी किताब में नजर आया। तो आई थिंक सचिन दा को तो दुनिया जानती है, सचिन दा के बारे में श्री एस.डी. बर्मन, और उनका म्यूजिक आप सुन भी लेंगे, लेकिन इस ऑथर का जिक्र करना मुझे लगता है कि ये बड़ा जरूरी था। इस वजह से मैं आपको पहले सत्यजीत के बारे में बता दूं कि मुझे ये किताब पढ़ के क्या महसूस हुआ, और लगा कि इट्स वंस अगेन इट्स अ लिटरेरी वर्क एंड इट्स नॉट जस्ट अ फिलर कि वही जाए पैदाइश पता कर ली जाए, तो सिर्फ वैसी किताब नहीं लगी। फिर बहुत से पहलू जो सचिन दा के जिससे हम भी वाकिफ नहीं थे, क्योंकि मुझे उनसे सिर्फ मेरा जो बंधन है, जो मेरा बॉन्ड है, जो मेरा दादा के साथ जो जुड़ाव है, वो इस बात का है कि मुझे जो आप केएफसी पूछ रहे थे मुझसे कि मैं एक मोटर गैरेज में काम करता था और वहां से उठ के फिल्म इंडस्ट्री में आने का पहला परमिट मुझे उनके यहाँ से मिला, और वो मुझे लाइसेंस मिला टू कम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, एंड दैट वाज माय बिगिनिंग। इस वजह से मेरा एक बहुत बड़ा संबंध है उनके साथ ये कि पहली बार जब मैं फिल्मों में आना नहीं चाहता था, फिल्मों से मुझे कोई लगाव नहीं था, मैं PWA, इप्टा और थिएट्रिकल एसोसिएशन उसमें काम करता रहा और वो सब कर रहा था। और दादा की थोड़ी सी नाराजगी हुई शैलेंद्र के साथ, और मुझे देवुसैन एक दोस्त थे मेरे साथ जो असिस्टेंट थे बिमल दा के साथ, बिमल रॉय, वो ले गए और वो मुझे जिद की उन्होंने चलने के लिए, तो मैं कुछ हिचक रहा था कि उन्होंने शैलेंद्र से शिकायत कर दी, और शैलेंद्र जो मुझसे सीनियर थे उन्होंने मुझे डांट के भेज दिया वहां से कि जाते क्यों नहीं वहां पे बिमलदा से मिलने के लिए। लोग तुम्हें मालूम है कहाँ कहाँ से हिंदुस्तान से आके कोशिश करते रहते हैं और तुम उनके यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं, तुम क्या समझते हो बाकी सारे अनपढ़ हैं यहाँ इंडस्ट्री में। इस तरह से कोई डांट दिया उन्होंने, और क्या कर सकते थे। लेकिन दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वो जो मुझे नहीं करना था, मुझे फिल्मों में गाने भी लिखने थे, मुझे फिल्मों में काम ही नहीं करना था, एंड माय फेट was found out, वो मेरे हाथ में मेरी राह जो मेरी शोहरत की, मेरी किस्मत की थी, वो मुझे दिलाई गई यहाँ से, उस गाने से जिसके लिए मैं सचिन दा के पास आया था, मोरा गोर रंग ले ले मोहे शाम कहते। जब बिमल दा के यहाँ पहुंचे तो एक तो सचिन दा की शख्सियत, ये तमाम गुरु लोग जिनको सुनते आए थे और जिनके
जिनकी तस्वीरें पूजा करते थे, उनके पास सामने जाके बैठना मुश्किल था। और सचिन दा के यहाँ, सचिन दा विमल दा की एक मीटिंग जहाँ थोड़ा बहुत मुझे बताया गया कि तुम्हें क्या लिखना क्या है, तो मुझे वो कभी कभी याद आता है जिसका जिक्र किया है सत्या ने इस किताब में, कि उन्होंने सिचुएशन समझाई कि सिचुएशन में कल्याणी है जो एक क्रांतिकारी उस घर में ठहरा हुआ है, उसको प्यार करती है, चाहती है, वो दूर कैंप में रहता है, गांव के बाहर, गांव के किनारे पर, और ये पोस्ट मास्टर की बेटी है। और पोस्ट मास्टर जो है वो वैष्णव कविता शाम को पढ़ाया करते हैं या सुनाया करते हैं। तो मुझे कहा गया कि तुम वैष्णव कविता के बारे में, बिकॉज दैट अगेन वाज अ स्मॉल लिटिल इंसिडेंट कि उन्होंने जब मेरे विमलता के पास लिखे गए थे देवुसैन, तो उन्होंने बंगला में पूछा उनसे कि बहुत लोग की पूरे जान भेजे वैष्णव कविता टकी। तो उन्होंने सोचा, तो उसने कहा दादा वो बंगला समझता है, बोलता भी है। I remember the blush of Bimalda when she used to get his face used to become red. तो बहरहाल फिर उसके बाद सचिन दा के साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि कल्याणी का इस तरह की मैंने कुछ ट्यून बनाई थी जिस पर मुझे लिखना था। तो सिचुएशन में ये था कि वो घर से निकलती है, निकल के कहाँ उस तरफ तक जा रही है, तो दादा ने वहीं में रोक दिया विमलदा ने, वो घर से बाहर नहीं जाएगी सचिन। एक कैरेक्टर घर से बाहर जाकर गांव में गाना नहीं गा सकता, इस तरह से नहीं होता है, ये कैरेक्टर का ध्यान रखते हुए। तो सचिन दा ने कहा लेकिन बाहर जाएगा नहीं तो हम तो म्यूजिक बना लिया उधर, तो उसको तो जाना पड़ेगा, उसको निकालो घर से बाहर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दादा। एंड नाउ दो बुजुर्ग बड़े बड़े वो बैठे हुए ये बात पे बहस कर रहे हैं कि लड़की घर से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, और उसमें करते हुए बात के मैं कहीं पॉल महेंद्र हमारे साथ एक जो राइटर थे विमलदा के, उन्होंने कहीं कह दिया कि दादा लेकिन वो जहाँ बाप घर में सो रहा है, क्या उसके सामने गाना गाएगी तो ठीक लगेगा। आई रिमेम्बर द जेस्चर ऑफ सचिन दा, बोलो लाइक अ यंग बॉय, अभी देखो अब बताओ क्या करोगे। Imagine the way they worked on a small little detail of a character, of a situation, of a song, and what words should come, what should not. आज वैसे हालांकि कम नजर आती है इस तरह की बहस में, हमें बता दिया जाता है कि एक आउटडोर का है, 2 गाना है और शायद बैक वाटर्स में करेंगे उस बैकग्राउंड। That's more than enough, आपको सिचुएशन बता दी और क्या चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बहुत पूछा या किसी ने खाता गया तो इतना बता दिया, जरा सर्क हो जाती है कि दादा अच्छा उनका ड्रेस क्या पहना हुआ क्या है। इससे ज्यादा कुछ पूछने की ना जरूरत है ना वक्फा है ना। लेकिन दैट सचिन दा वाज लाइक अ बॉय, जो देखने में इतने बुजुर्ग थे, उनका बिहेवियर, उनके अंदर वो जो यूथ, जो नौजवानी और ये जो बचपना और ये सारा, वो मेरा ख्याल है उनके साथ म्यूजिशियंस ने काम किया है जो आपके सामने आए थे, और वो सब बता सकते हैं कि बच्चों की तरह वो रूठ गए थे। बच्चों की तरह से मरागो रंग ले ले जब ये लिखा गया तो 3 साल से रूठे हुए थे लता जी से, 3 साल के बाद उन्होंने ये गाना गाया मरागो रंग ले ले। वो बीच में 3 साल का उनसे भी रूठने का वक्फा है। और थोड़ी सी आदतन कुछ जो पंचम के टोटल अलग थी वो ये था कि वो थोड़े से कंजूस थे और पंचम बहुत ज्यादा खराब दिल था। कभी कभी कह देते थे तुमको भी एक दिन पिलाएगा चाय। मेरे पंचम वाले टोटली डिफरेंट, वो तो बोतल खोल लिया करता था। So I think it's म्यूजिशियन कंपोजर होने के अलावा वो जो प्रिंसली एक गेट उनका, जो एक रॉयल्टी उनके अंदर झलकती थी। आई ऑलवेज से ही वाज अ प्रिंस ऑफ मेलोडी, रियली ही वाज अ प्रिंस इन हिज स्टाइल। शाम के वक्त अक्सर
तो चुन्नट वाला कुर्ता, चुन्नट वाली धोती बांध के, आपने देखा है, आप जानते हैं, हारमोनियम पे और पूरे गजरे का बांध के कलाई के ऊपर एक गिलास हारमोनियम पे रख के रिंग बना के, and he would sit down on his regular composing, and that was princely style really. वो जिस तरह से मतलब तैयार होके पूरी तरह से, टोटली अलग विदार्डी, लेकिन वो इमेज सचिन दा की अब भी याद आती है। और मेरा वो गाना हुआ, गाने के बाद सचिन दा सुलह हो गई शनिंद्र से और हमसे कह दिया कि नहीं, हम नए लड़के के साथ काम नहीं करेगा। बहरहाल दैट्स अनदर स्टोरी दैट विमलदा कॉल्ड मी, और विमलदा ने मुझसे कहा कि देखो, somebody with such affection who told me कि हमको मालूम है तुम फिल्म में नहीं करना चाहता था काम, अच्छा गाना लिखा सबका, लेकिन इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, तुम हमारे साथ असिस्टेंट हो जाओ, असिस्ट करो, लेकिन you will not go back to that motor garage and waste your life. Come on, sit down. That I think with song and direction. सचिन दा के बारे में बाकी लोग और बताएंगे, but this was my beginning with him. Thank you.